हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 3 के अंतर्गत संक्षिप्त नोट्स, शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं में प्री एवं मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को डिस्कस किया है और साथ ही साथ इससे पहले हम लोग कंप्लीट आईपीसी के शॉर्ट नोट्स को 4 भागों में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी आप लोगों ने काफ़ी सराहना की। इसके अलावा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनको संक्षिप्त नोट्स के वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक को फॉलो करके आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो जो लोग वीडियो को देखना चाहते हैं वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को फॉलो करके वीडियो को देख लें। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पार्ट 3 के अंतर्गत धारा 40 से स्टार्ट करते हैं, जो कि न्यायालय के निर्णय का सुसंगत है से संबंधित है। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस बेन रेलिवेंट तो प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार इज सेकेंड सूट और ट्रायल। तो धारा 40 है कि द्वितीय वाद या विचारण के वारणात जो पूर्व निर्णय हैं, पहले के निर्णय हैं, सुसंगत हैं। तो कब हैं सुसंगत? तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं कि कोई भी निर्णय या आदेश या डिक्री का जो अस्तित्व है, जो कि न्यायालय को किसी बात के संज्ञान से या कोई भी विचारण करने से विधि द्वारा निवारित किया गया है, और जब प्रश्न ये हो कि क्या न्यायालय को ऐसे बात का संज्ञान या विचारण करना चाहिए, तो सुसंगत होंगे। धारा 40 जो है पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा पर आधारित है। रेस जुडिकेटा के बारे में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में दिया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 में दिया गया है कि एक बार जिस व्यक्ति को दंडित किया गया है उसको उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। और भारतीय संविधान जो कि 1950 के अनुच्छेद 20(2) में दिया गया है दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत। तो रेस जुडिकेटा की सुसंगता जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 में दी गई है। सीआरपीसी 1973 की जो धारा 300 है एवं अनुच्छेद 20 सब क्लास 2 है, और सीपीसी की धारा 11 के संबंध में महत्वपूर्ण जो मैगजीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है। इसको प्री मेंस दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि अट्रोफाइस एक्यूट और अट्रोफाइस कन्विक्ट जो है, ये मैगजीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 में भी रेस जुडिकेटा की झलक मिलती है। तो आईपीसी का सेक्शन है 71, उसमें भी रेस जुडिकेटा की झलक दिखाई पड़ती है। तो रेस जुडिकेटा के संबंध में जो प्रावधान है आपको किन किन सेक्शंस में मिलेंगे उसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 20 सब क्लास 2 है, दोहरे दंड से संरक्षण के संबंध में है, जो कि रेस जुडिकेटा का प्रभाव है। तो आर्टिकल 20 सब क्लास 2 में है और सीपीसी के सेक्शन 11 में है और सीआरपीसी के सेक्शन 300 में है और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 में और आईपीसी के सेक्शन 71 में रेस जुडिकेटा के जो है प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो एक साथ ही एक विषय पर सिविल एवं आपराधिक कार्यवाही, जो कि लोक प्रकृति की बातों पर निर्णय, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 जो कि द्वितीय वाद या विचारण में पूर्व निर्णय सुसंगत होंगे। जो रेस जुडिकेटा का प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत की जो द्वितीय वाद है और विचारण में जो कि पूर्व के जो निर्णय हैं, जो पहले निर्णय हो चुके हैं, वो सेकेंड वाद में सुसंगत होंगे। धारा 40 से प्रावधान करती है। नेक्स्ट सेक्शन है 41, जो रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोवेट एक्सेप्ट्रा का प्रावधान करती है कि प्रोवेट इत्यादि जो विषय हैं वो अधिकारिता के किन निर्णयों की सुसंगति के बारे में जो प्रावधान किया गया है, धारा 41 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं, जो इनकी अधिकारिताओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्रोवोट विषयक अधिकारिता है, विवाह विषयक अधिकारिता है, दिवाला विषयक अधिकारिता, नवाधिकार विषयक एक जो अधिकारिता है, ये जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनको प्री एग्जाम्स में अलग अलग दिया जाता है टुकड़ों में और पूछा जाता है कि धारा 41 के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जजमेंट इन रेम जो कि लोक या जन समाज के प्रति निर्णय होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले निर्णय हैं जजमेंट इन पर्सोनम कहलाते हैं। निर्णय के सुसंगत न होने का जो सिद्धांत है वो धारा 41 में यह है कि जो निर्णय पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखते हैं वो सुसंगत होंगे किंतु निश्चायक नहीं होंगे। सुसंगत हो रिलेवेंट होंगे परंतु कंक्लूसिव नहीं होंगे, जो कि धारा 42 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। रेलिवेंट बट नॉट कंक्लूसिव।
सुसंगत एवं निश्चायक दोनों होंगे। जो धारा 41 जो प्रावधान करती है उसके अंतर्गत जो फैक्ट्स हैं वो रिलेवेंट भी होंगे और कंक्लूसिव भी होंगे। जो धारा 42 में है तो वो बूथ से संबंधित है, रिलेवेंट एंड कंक्लूसिव दोनों होंगे। और जो धारा 42 है उसमें फैक्ट जो हैं रिलेवेंट तो होंगे परंतु कंक्लूसिव नहीं होंगे, उनका खंडन किया जा सकता है। तो धारा 42 को देख लेते हैं। जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव के बारे में प्रावधान करती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं कि लोक प्रकृति के विषय पर निर्णय हों, आपत्ति उसके अंतर्गत कौन कर सकता है, कि जब निर्णय विवादक या सुसंगत तथ्य हों तो तथ्य सुसंगत होंगे किंतु निश्चायक नहीं होंगे, जो कि धारा 42 से प्रावधान करती है कि जो तथ्य दिए जाएंगे वो सुसंगत होंगे परंतु निश्चायक नहीं होंगे, उनका खंडन किया जा सकता है। तो सुसंगत एवं निश्चायक दोनों होंगे, धारा 41 में प्रावधान किया गया है और धारा 42 में ये प्रावधान किया गया है कि जो तथ्य हैं वो सुसंगत होंगे किंतु निश्चायक नहीं होंगे। इसके संबंध में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 जो है वो विधि की अखंडनीय अवधारणा पर आधारित है और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 है वो विधि की खंडनीय अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट सेक्शन है 43। धाराओं 40 से 42 में जो वर्णित से भिन्न निर्णय हैं वो कब सुसंगत होंगे इसके बारे में प्रावधान करती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि निर्णय एवं स्वीकृति जो है वो निर्णय का साक्ष्यिक महत्व हो। धारा 40, 41 एवं 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय हो। आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं तब तक ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियों का अस्तित्व विवादक तथ्य ना हो या अधिनियम के उपबंधों में सुसंगत ना हो तो निर्णय सुसंगत होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 44। निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दोसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। तो धारा 40, 41, 42 के निर्णय को निम्न के रूप में साबित किया गया था। पहला है कि ये कि निर्णय अक्षम न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है तो उसकी अक्षमता को साबित किया जा सकेगा। और दूसरा ये है कि निर्णय कपट या दुराभिसंधि का परिणाम है। निर्णय को प्रसंगत किया जाएगा। राय जो है साक्ष्य की सुसंगति के संबंध में होंगी, जो ओपिनियन होंगी वो जो है एविडेंस की रिलेवेंसी को दर्शाती हैं। साक्षियों को सिर्फ तथ्य बताने होंगे, उनको ओपिनियन नहीं देनी होगी अपनी। जो गवाह होंगे, साक्षी जो होंगे, उनको सिर्फ फैक्ट बताने होते हैं, ना कि अपनी ओपिनियन देनी होती है। इसके कुछ अपवाद जो हैं कि राय कब सुसंगत है, कि विशेषज्ञों की राय होगी तो सुसंगत होगी। राय की सुसंगता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 45 से 51 तक में दी गई है कि साक्षियों के अलावा जो राय होगी वो कब सुसंगत होगी, क्योंकि साक्षियों की राय को सुसंगत नहीं होता है। साक्षी जो होते हैं वो सिर्फ तथ्य को, फैक्ट को बताते हैं, ना कि अपनी ओपिनियन को देते हैं। परंतु अपवाद एक्सेप्शंस के रूप में जो राय सुसंगत होती है, जो धारा 45 से 51 तक में दी गई है कि जो विशेषज्ञ होंगे उनकी राय को सुसंगत माना जाएगा, तो भी अपवाद के स्वरूप में आ जाएगी, जो कि धारा 44 के अपवाद के अंतर्गत आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन मेन रिलीवेंट। तो अन्य व्यक्तियों की राय के संबंध में प्रावधान जो दिए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 से 51 तक में दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से प्री एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है और मेंस में हैंड राइटिंग के संबंध में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो सेक्शन 45 है विशेषज्ञों की राय से संबंधित है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि विशेषज्ञ जो है कौन हो सकता है। तो जो एक्सपर्ट है, न्यायालय के समक्ष विषयक प्रश्नों में कुशल व्यक्तियों की जो राय है, जैसे कि पुस्तक के लेखक हैं वो विशेषज्ञ हो सकते हैं, विदेशी विधि या विज्ञान या कला की बातें से संबंधित, हस्तलेख तथा अंगुली चिन्ह की पहचान करने वाले व्यक्ति, नार्को एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट एवं ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण करने वाले व्यक्ति, आयु के बारे में निर्णय देने वाले व्यक्ति, मैथुन समता के लिए मेडिकल जांच, विशेषज्ञों की राय का मूल्य संपुष्टिकरण आवश्यक नहीं है, एवं अन्य तकनीकी मामले विशेषज्ञ ना तो न्यायाधीश हैं ना ही जूरी हैं। तो ये जो विशेषज्ञ होते हैं वो ना तो न्यायाधीश कहे जाते हैं और ना ही जूरी होते हैं, वो सिर्फ अपनी राय देते हैं जिससे संबंधित जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसकी राय को सुसंगत माना जा सकता है। तो जो विशेषज्ञों की राय है वो समर्थनकारी एवं पुष्टिकारक तो हो सकती है प्रकृति के अनुसार, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो सुसंगत और ग्राह्य हो, क्योंकि ये दोनों जो हैं असुरक्षित हैं। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि जो विशेषज्ञ की राय है वो कब सुसंगत की जाए और कब ग्राह्य की जाए। इससे जो इम्पोर्टेंट एक केस लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस केस लॉ को कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है
प्री में भी पूछा गया है, मेंस में भी लिखने को आता है। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता 1983 का केसला है। इसमें यह न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि जो विद्यार्थी है वो भी विशेषज्ञ माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है यदि कोई उसका जो अध्यापक है उसकी कॉपी को जांचता है और सिग्नेचर करता है तो विद्यार्थी के द्वारा सिग्नेचर के संबंध में साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इस संबंध में विद्यार्थी को भी विशेषज्ञ माना जा सकता है, ये प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45A, धारा 45A जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय के संबंध में प्रावधान करती है। जहां न्यायालय को संसूचना जो कि किसी कंप्यूटर या संपदा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय प्रारूप में संप्रेषित है या संग्रहित मामलों से संबंधित राय बनानी हो, तो किसी विषय पर राय बनानी हो तो वहां पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 79A में निर्दिष्ट किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है, ये माना जाएगा। तो इस धारा में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की राय के अंतर्गत जो राय देगा, ओपिनियन अपनी रखेगा, उसको विशेषज्ञ माना जाएगा, ये प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 46 है, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य के बारे में प्रावधान करती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होंगे यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं। तो जो तथ्य सुसंगत नहीं हैं तो वो किन परिस्थितियों में सुसंगत होंगे? जब वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं तो सुसंगत होंगे, या उनसे असंगत हों, या फिर विशेषज्ञों की राय है तो सुसंगत होंगे। धारा 46 से प्रावधान करती है। नेक्स्ट सेक्शन है 47 की हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग्स व्हेन रेलिवेंट, तो हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये हैं कि हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय या हस्तलेख साबित करने के जो ढंग हैं, लेखक के जो परिसाक्ष्य के द्वारा उसको साबित किया जाएगा, विशेषज्ञों की राय के द्वारा, या फिर ऐसे व्यक्ति के परिसाक्ष्य के द्वारा जो उसके हस्तलेख से परिचित है, जिसने हस्ताक्षर करते हुए देखा है या उसके हस्ताक्षर को जानता है, तो उसके द्वारा राय सुसंगत होगी। तो धारा जो 73 के अंतर्गत प्रसंगत हस्तलेख एवं साबित किए गए हस्तलेख की स्वयं न्यायाधीश द्वारा तुलना करके की जा सकती है। तो इन सभी के द्वारा जो है साक्ष्य जो है हस्तलेख के संबंध में वो सुसंगत होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 47A, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में जब न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में कोई भी राय बनानी हो, तो जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, तो उसके द्वारा जो प्रमाणकर्ता अधिकारी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र को जारी किया है, तो उसकी जो राय है ओपिनियन होगी वो सुसंगत होगी, वो सुसंगत फैक्ट माना जाएगा। धारा 47 से प्रावधान करती है। नेक्स्ट सेक्शन है 48, अधिकार या रूढ़ी के बारे में राय जब अस्तित्व के संबंध में हो तो कब सुसंगत होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि धारा जो 13 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो भी अधिकार या रूढ़ी के बारे में प्रसंगत, अगर अधिकार या रूढ़ी प्रसंगत है तब तथ्य सुसंगत होंगे। और जो धारा 48 है ये अधिकार या रूढ़ी के राय के अस्तित्व के बारे में सुसंगतता को बताती है, और वहाँ पे प्रसंगत किया गया तो सुसंगतता को बताती है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लें। कि याद रखने के लिए आप इतना समझ लें कि धारा जो 48 है वो अस्तित्व के संबंध में सुसंगतता को बताती है, और जो धारा 13 है वो प्रसंगत है, अधिकार रूढ़ी तब सुसंगतता को बताती है। तो इसमें डिफरेंस आप कर लें, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो प्री मेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अक्सर कर विद्यार्थी यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि अधिकार और रूढ़ी के बारे में के अस्तित्व के संबंध में 13 में प्रावधान दिए गए हैं, तो कहीं पर ये उनको लगता है कि धारा 48 में प्रसंगत के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो इससे जो कन्फ्यूजन है उसको आप दूर कर लें, क्योंकि इसी कन्फ्यूजन के चलते हुए कई बार परीक्षा में विद्यार्थी जो है प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो अधिकार या रूढ़ी के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 13 और 48 के संबंध में आप उसके अंतर को अच्छे से समझ लें। तो धारा 48 अधिकार या रूढ़ी के बारे में जो है राय कब के जो अस्तित्व के संबंध में है उसकी सुसंगतता के बारे में बताती है, और जो 13 है वो राय जो है अधिकार या रूढ़ी के बारे में जो प्रसंगत तथ्य हैं उसके सुसंगतता के बारे में बताती है। तो साधारण रूढ़ी या अधिकार जो है संभाव्यता जानकारी वाले व्यक्ति की राय, या तब ऐसी रूढ़ियां अधिकार के अस्तित्व के बारे में हैं तो संभाव्यता उनका अस्तित्व जो है वो सुसंगत राय होगी, ये कहा जाएगा। और जो धारा 49 है प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है, ये प्रावधान करती है। तो जो सेक्शन 49 है वो ओपिनियन एज टू यूजेस टेनेंट्स एंड एक्सेप्ट्रा आदि का जो प्रोविजंस दिया गया है, इसके अंतर्गत जो है कि जैसे कि जब न्यायालय को किसी भी निकाय या कुटुंब जो कि पारिवारिक के संबंध में
प्रथाओं और सिद्धांतों के संबंध में, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के संबंध, या विशिष्ट कोई वर्ग जैसे कि स्पेशल कोई वर्ग है के लोगों के संबंधों में, या किसी के पद या शब्दों के प्रयोग के अर्थों के संबंध में कोई भी राय बनानी हो तो उसके संबंध में जो विशेष प्रावधान और ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनके पास विशेष साधन हैं, उनके द्वारा जो राय दी जाएगी, ओपिनियन दी जाएगी, वो एक सुसंगत तथ्य होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 50, नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। तो ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, तो जो नातेदारी के संबंध में राय सुसंगत है, धारा 50 में दिया गया है कि राय के आचरण द्वारा अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इस संबंध में राय के जो अर्थ हैं, वो राय के आधार क्या हैं, उससे संबंधित जो विशेष ज्ञान एवं साधन हैं, तो तथ्य हैं, वो सुसंगत हो जाएंगे। धारा 51 है कि राय के आधार कब सुसंगत होंगे। तो जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तो वे आधार जिन पर वे आधारित है तो सुसंगत होंगे। इससे कि कोई भी विशेषज्ञ अपनी राय के संबंध में प्रयोगों का विवरण दे सकता है। जैसे कोई भी मान लीजिए इंजीनियर आदि है, इससे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत या नियम जो है दिया गया है, तो उसके संबंध में राय दी जा सकती है, अपनी ओपिनियन को रखा जा सकता है, तो उसके संबंध में जो फैक्ट होंगे वो रिलीवेंट होंगे धारा 51 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है कि सील कब सुसंगत है। तो जो करेक्टर के संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 52 से 55 तक में प्रावधानित किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जब भी कोई भी चैप्टर या किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो याद करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है कि आप उसको टॉपिक वाइज अलग अलग डिवाइड कर लें, ताकि आपको लंबे समय तक सेक्शंस याद बने रहें। तो जैसे कैरेक्टर के संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं 52 से 55 तक में दिए गए हैं, और जो राय के संबंध में दिए गए हैं वो 45 से 51 तक में दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप पार्ट को अलग अलग कर लें। तो कैरेक्टर के संबंध में जो प्रोविजन है 52 से 55 तक दिए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेक्शन 52 जो है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील कब विसंगत है। प्रीवियस गुड कैरेक्टर इररिलेवेंट इन सिविल केसेस, तो जो सिविल मामलों में है आचरण साबित करने के लिए सील सुसंगत नहीं है, विसंगत होगी। धारा 53 है कि दंडिक मामलों में पूर्वतन सील कब सुसंगत है। तो इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसमें जो अभियुक्त व्यक्ति है वो अच्छे सील का है, ये तथ्य कि आपराधिक मामलों में सुसंगत है। धारा 53 यह है कि कुछ मामलों में सील या पूर्व जो लैंगिक अनुभव है के साक्ष्य का सुसंगत ना होना। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है 354A, 354B, 354C, 354D जो कि 2013 में जोड़ी गई हैं, 354A से D तक जो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ी गई हैं, एवं धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D और 376DA एवं धारा 376DB और 376E के अधीन किसी अपराध में, तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 376A से 376E तक के, उसको भी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया था, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। इनकी जो डेट्स हैं संशोधनों की, उनकी डेट्स को भी आप याद रखें, और ये याद रखें कि जो संशोधन है इसमें किन किन सेक्शंस को जोड़ा गया है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं लेटेस्ट के तौर पर। और जो 376AB एवं DA और DB को जो जोड़ा गया है वो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ा गया है, जो कि 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। तो इसके संबंध में जहां सम्मति का प्रश्न विवादक हो, जो कि 354 से संबंधित और 76 से संबंधित जो अपराध होंगे उसके संबंध में जहां प्रश्न ये हो कि व्यक्ति की सम्मति, जो पीड़ित है उसकी सम्मति का जो प्रश्न है, अगर वो विवादक हो, उसका इशूज हो, तो वहां पर जो पीड़िता के सील के संबंध में उसके जो पूर्व लैंगिक अनुभव है उसका जो साक्ष्य है वो सुसंगत नहीं माना जाएगा, कि उसके पूर्व में जो लैंगिक संबंध है, किससे रहे हैं, क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, उसका जो अगर कोई साक्ष्य दिया जाएगा तो वो सुसंगत नहीं होगा। तो धारा 53 ये जो स्पष्ट प्रावधान करती है कि जो पूर्व में किए गए लैंगिक अनुभव हैं वो किसी भी पीड़ित के फैक्ट होंगे, वो सुसंगत नहीं माने जाएंगे। और धारा 54 जो है उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववतन बुरा सील कब सुसंगत नहीं है। तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, तो ये धारा जो प्रावधान करती है कि ऐसे मामलों में लागू नहीं है जहां व्यक्ति का जो बुरा सील है वो स्वयं विवादक हो, या कि पूर्व दो सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। नेक्स्ट सेक्शन है 55 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। तो सिविल मामलों में जो नुकसानी है उस पर उसके संबंध में जो सील है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52, 53, 54 एवं 55 में जो सील शब्द के अंतर्गत साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव सम्मिलित है। सिंपल
जो है गुडविल और सिंपल जो है वो स्वभाव है वही सम्मिलित है। विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे साक्ष्य दिया जा सकेगा और सुसंगत होंगे। ऐसे साक्ष्य जो दिए जाएंगे सील के संबंध में वो सुसंगत होंगे। नेक्स्ट जो भाग है वो 2 है, जो कि सबूत के विषय में प्रावधान करता है। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग दिए गए हैं और 167 धाराएं दी गई हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो भाग 2 जो है वो सबूत के विषय में प्रावधान करता है, क्योंकि अध्याय 3 से स्टार्ट होता है कि तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 56 से लेकर के 58 तक में दिए गए हैं। तो धारा 56 जो है कि न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, कि फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस, तो जिन तथ्यों की न्यायालय न्याय की अपेक्षा करेंगे उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो साबित है उसे साबित माना जाएगा, उसके लिए कोई भी साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 57 है कि वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टू टेक जुडिशियल नोटिस, तो जो कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस कब लेंगे, तो भारत में प्रबद्ध समस्त विधियां हैं उनका जो है न्यायालय जो है न्याय की अपेक्षा करेंगे। भारतीय सेना या नौसेना या वायुसेना की युद्ध की नियमावली, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु के अस्तित्व उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में। तो धारा 57 में इसके जो संबंध में दी गई है पूरी लिस्ट दी गई है कि न्यायालय किसके संबंध में न्यायिक अपेक्षा करेंगे, जुडिशियल नोटिस लेंगे। तो जो धारा 57 है वो पूरी लिस्ट दी गई है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अलग अलग कैटेगराइज में पूछे जाते हैं। संवैधानिक, राजनीतिक तथा प्रशासकीय मामलों के संबंध में जो है न्यायालय वो उसकी न्यायिक अपेक्षा करेंगे। विधि विनिमय तथा साधारण रूढ़ियों के संबंध में या साधारण जानकारी के विषय पर कोई प्रश्न है उसके संबंध में, जैसे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का जो राज्यरोहण है और राज्य हस्ताक्षर है उसके संबंध में न्यायालय जो है न्याय की अपेक्षा करेंगे। समय के प्रभाव, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाव का, अधिसूचित लोक उत्सव और अवकाश के दिनों का न्याय की अपेक्षा करेंगे। लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब विषयों में, इन सभी मामलों में न्यायालय जो है समयुक्त निर्देशों, पुस्तकों, दस्तावेजों की सहायता ले सकेंगे और उनकी न्याय की अपेक्षा कर सकेंगे। इसके लिए साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। यदि न्यायालय आवश्यक समझता है तो सहायता ले सकते हैं, किसी भी पुस्तक को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं जिसकी वो न्याय की अपेक्षा कर सकें। नेक्स्ट सेक्शन है 58, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, जो तथ्य साबित है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति कोई दावा दायर करता है, सिविल सूट दायर करता है और उस मामले में वो अपनी कोई भी स्वीकृति करता है और उसके संबंध में जो प्रतिवाद पर दाखिल होता है, तो वो जो वादी के किए गए कथन हैं, यदि प्रतिवादी उन तथ्यों को स्वीकार कर लेता है तो जो तथ्य स्वीकार कर लिए हैं उसके संबंध में वादी प्रतिवादी किसी को साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तथ्य स्वीकृत हो गए हैं उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो धारा 58 ये प्रावधान करती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन तथ्यों की अवधारणा की जाती है या स्वीकृति का प्रभाव है कि जो तथ्य स्वीकृति वो साबित हैं, तो उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 58 ये प्रावधान करती है, इसके संबंध में कोई भी साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो है 4 है वो मौखिक साक्ष्य के विषय में है, ओरल एविडेंस, जो कि धारा 59 से 60 तक में दिया गया है। तो धारा 59 जो है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा तथ्य जो है साबित किए जाएंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य जो हैं के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों के द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, कोई भी आदेश देता है या अपेक्षा करता है कि, तो उनको प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा। धारा 60 है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तो मौखिक साक्ष्य सभी अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो सभी मामलों में जो है डायरेक्ट होना चाहिए। तो अनुचित साक्ष्य का जो अपवर्जन है वो अपवाद, सुनी सुनाई बातें कब सुसंगत हैं, रेश्चेष्टा, स्वीकृत तथा संस्वीकृति, धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन, धारा 119 बोलने में अस्वस्थ व्यक्ति का साक्ष्य एवं जो अन्य हैं, साक्षी को दिया गया ऐसे व्यक्ति का कथन जिसे बुलाया नहीं गया है, निरीक्षक दल के अधिकारियों के कार्य हैं, अनुचित साक्ष्य के गुण अथवा न्यायालय के विवेक, हितवत गवाह हैं जो कि मामले में हित रखते हैं, टेप रिकॉर्ड किया गया साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य भी दस्तावेजी साक्ष्य है। तो जो टेप रिकॉर्ड किया गया मौखिक साक्ष्य जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाएगा। तो सभी मामलों में मौखिक साक्ष्य जो है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन जो है
वो 61 है, जो कि अध्याय 5 से संबंधित है, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में जो प्रावधान धारा 61 से लेकर 90A तक में दिए गए हैं। तो धारा 61 जो है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत के बारे में प्रावधान करती है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु है उसको साबित किया जा सकेगा, प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित की जा सकेंगी। अनुचित स्टैंप लगा हुए दस्तावेज, इसे भी कोई भी दस्तावेज है जिसमें उचित रूप से स्टैंप नहीं लगे हुए हैं, तो उनको साबित करने के लिए जो है साक्ष्य जो है प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा उनको साबित किया जाएगा। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है कि प्राथमिक साक्ष्य है वो कैसा होगा। तो प्राथमिक साक्ष्य के प्रकार जो है किस प्रकार के होंगे प्राथमिक साक्ष्य, तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज जो हैं वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाएंगे, या फिर स्वयं में ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो कि प्राथमिक साक्ष्य है। मूल दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। धारा 63 सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है। तो द्वितीयक साक्ष्य के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार के हो सकेंगे, जैसे दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी मौखिक वृत्तांत है वो सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा। समाचार पत्रों में छपने वाली बातें हैं जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो सेकेंडरी एविडेंस में कंक्लूड होते हैं। सेल फोन द्वारा की गई बातचीत का जो रिकॉर्ड है वो सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आएगा। नोटरी या प्रमाणित प्रतियां हैं वो सेकेंडरी एविडेंस में आएंगी। मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हैं, लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हैं। द्वितीयक साक्ष्य पेश किए जाने का प्रभाव क्या होगा वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सेक्शन है 64, दस्तावेजों का प्रमाणित प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ किया जाएगा। तो वर्णित अवस्थाओं को छोड़ करके दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाएगा। तो धारा 64 में कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उनको छोड़ करके किसी भी दस्तावेज को प्राइमरी एविडेंस के द्वारा ही साबित किया जाएगा। यह प्रावधान धारा 64 करती है। नेक्स्ट सेक्शन है 65, अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं या परिस्थितियां हैं जिसके संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के अलावा द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। जहां पर प्राथमिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है वहां पे द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। उन अवस्थाओं के बारे में धारा 65 में प्रावधान किया गया है। तो द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की जो परिस्थितियां हैं कि इसे विक्रय में प्रतिफल के बिना विलेख है, बिना स्टैम्प तथा रजिस्ट्रीकरण के विलेख हैं। तो जहां पर प्राथमिक साक्ष्य कोई भी लोक दस्तावेज है जिसका प्राथमिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, तो वहां पे उसकी सर्टिफाइड कॉपी का प्रयोग किया जा सकता है जो कि सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आती है। तो उन परिस्थितियों में या उन अवस्थाओं में जिन परिस्थितियों में प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है या किसी अन्य के पास है और वो देना नहीं चाहता है, तो वहां पर सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो धारा 65 उन अवस्थाओं को वर्णित करती है। नेक्स्ट सेक्शन है 65A, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान करती है। और धारा 65B जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता एडमिसिबिलिटी के बारे में प्रावधान करती है। तो धारा 65B वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि है साक्ष्य के रूप में कंप्यूटर अभिलेखों की ग्राह्यता की अपेक्षाएं जो हैं, ऑडियो है, CD है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये जो है इनकी ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 66, पेश करने की सूचना के बारे में नियम। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शंस प्री एंड मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं उनका जो है विवरण दिया गया है, और जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके सिर्फ हेडिंग्स दी गई, तो उनकी आप हेडिंग्स ही तैयार कर लें। तो धारा 66 है पेश करने की सूचना के बारे में नियम के बारे में बताती है। धारा 67 है जिस व्यक्ति के बारे में यह अभिगतित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, तो उस व्यक्ति के जो हस्ताक्षर हैं हस्तलेख हैं उसको साबित किया जाएगा। जिस व्यक्ति ने अभिगतित किया है या कोई भी दस्तावेज पेश किया है और हस्ताक्षरित किया है या उसको लिखा था, तो उस व्यक्ति के जो हस्ताक्षर हैं हस्तलेख हैं उनको साबित करने के बारे में धारा 67 बताती है। 67 ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत कब दिया जाएगा इसके बारे में बताती है। और 68 जो है ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, एग्जीक्यूशन जो है उसको साबित करने के बारे में प्रावधान करती है कि जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। जैसे कि संदिग्ध तथ्यों से घिरी हुई कोई वसीयत है, जब कोई भी अनुप्रमाणित साक्षी ना मिल रहा हो तो उसके संबंध में प्रावधान 68 में किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 73, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि धारा जो 73 है वो हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना जो कि अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं की जा सकती है के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जब प्रसंगत हस्तलेख को साबित हस्तलेख से मिलाना हो तो न्यायालय के द्वारा तुलना करके पर व्यक्ति के हस्तलेख का नमूना लेकर के हस्ताक्षर की मोहर को देख करके विशेषज्ञों की राय के आधार पर उसके हस्ताक्षर की तुलना के आधार पर उसको स्वीकृत या साबित
करना न्यायालय के विवेक पर आधारित किया गया है। तो इससे जो संबंधित इंपॉर्टेंट केस ला था मुंबई राज्य बनाम काठी का इससे संबंधित जो केस ला है मुंबई राज्य बनाम काठी कालू का केस ला है, क्योंकि धारा 73 की संवैधानिकता को अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो इसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि धारा 73 जो है वो संवैधानिक है। नेक्स्ट सेक्शन है 74 लोक दस्तावेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो निम्नलिखित दस्तावेज जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट लोक दस्तावेज कहलाते हैं। पहला है कि जो कि प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए हों, शासकीय निकाय और अधिकरण के द्वारा जारी किए गए हों, भारत के किसी भी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी भी विदेश की विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक अफसरों के कार्यों के रूप में या कि कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं, वो लोक दस्तावेज हैं। होता है कि किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, वो भी लोक दस्तावेज हैं। अतः ये उपरोक्त स्पष्ट है कि उपयुक्त सभी लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजीकृत विक्रय अभिलेख हो गया, उच्च न्यायालय के निर्णय हो गए, सिविल न्यायाधीश के निर्णय हो गए, मतदाता सूची हो गए, पुलिस डायरी हो गए, FIR जो है, एक्सेप्ट्रा जो ये सब हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। धारा 75 प्राइवेट दस्तावेज के बारे में प्रावधान करती है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स तो लोक दस्तावेज के सिवाय जो भी दस्तावेज होंगे वो सभी प्राइवेट दस्तावेज कहे जाएंगे। धारा 76 लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों के बारे में प्रावधान करती है। धारा 70 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों के सबूत के बारे में प्रावधान दिया गया है। और धारा जो 78 है 78 अन्य शासकीय दस्तावेजों के सबूत के बारे में प्रावधान दिया गया है कि दस्तावेजों के बारे में जो अवधारणाएं होंगी क्या होंगी, और कुछ दस्तावेजों के असलीपन की अवधारणाओं के बारे में बताया गया है। तो असलीपन की जो अवधारणाएं हैं वो दस्तावेजों के बारे में जो अवधारणाएं की गई उनके संबंध में धारा 79 से स्टार्ट होता है। तो धारा 79 कहती है कि जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में बताती है कि प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा कब की जा सकेगी। और धारा 80 है साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की दस्तावेजों के बारे में अवधारणा का प्रावधान करती है। धारा 81 राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा बताती है। नेक्स्ट सेक्शन है 81A प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में अवधारणा के बारे में प्रोविजंस दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 82 मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 83 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों, रेखांकों के बारे में अवधारणा के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 84 है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में जो अवधारणा है उसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। धारा 85 है मुख्तार नामों के बारे में अवधारणा। ये सेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 85 जो है मुख्तार नामों के बारे में अवधारणा है। पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो न्यायालय ये उद्धारित करेगा कि ऐसी दस्तावेज जिसका के मुख्तारनामा होना और पब्लिक नोटरी या किसी न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो कि भारतीय काउंसिल या उप काउंसिल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और अधिप्रमाणित होना तात्पर्य है। तो है ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणित की गई दस्तावेज को पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 85 है इलेक्ट्रॉनिक करार के संबंध में अवधारणा, और 85 भी है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अवधारणा, और जो सी है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में अवधारणा है। तो ये तीनों जो सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि 85A में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। तो ए फॉर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, बी फॉर जो है आपका हस्ताक्षर हो गया, सी फॉर जो है वो सर्टिफिकेट हो गया, हस्ताक्षर सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आप याद कर लें, ए फॉर एग्रीमेंट और सी फॉर सर्टिफिकेट और बी में हस्ताक्षर की ध्यान रखना है, बाकी आपके आसानी से याद हो जाएंगे। 86 जो है धारा 86 भारतीय शासन की विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा के संबंध में प्रावधान करती है। और जो धारा 87 है पुस्तक मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा का प्रावधान करती है। धारा 88 तार संदेशों के बारे में अवधारणा, और धारा 88 है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा का संबंध दिया गया है। और धारा 89 पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा का प्रावधान दिया गया है। और नेक्स्ट सेक्शन है 90 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अवधारणा का प्रावधान करता है। जो 30 वर्ष हैं प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड, जो 30 ईयर्स जो ओल्ड डॉक्यूमेंट हैं उनकी प्रिजम्पशंस के बारे में सेक्शन 90 में बताया गया है कि 30 साल पुरानी दस्तावेज का क्या अर्थ होगा। तो उचित अभिरक्षा, संदेहजनक दस्तावेज, विषय वस्तु की सत्यता के बारे में अवधारणा नहीं की जाएगी। प्रतियों के बारे में अवधारणा नहीं की जाएगी। वसीयत, राजपत्र में घोषणाएं, यूपी संशोधन में कुछ प्रावधान दिए गए हैं उनकी, और अन्य जो अवधारणाएं उसके संबंध में जो है धारा 90 है 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में जो अवधारणा की जाएगी
उसको साबित करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। और धारा 90 ये है जो कि 5 वर्ष से पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अवधारणा। तो धारा 90 और 90A में आप डिफरेंस को समझ लें, क्योंकि धारा 90 जो है 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज, ओनली दस्तावेज डॉक्यूमेंट के बारे में प्रावधान है। और जो 90 ये है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे वो 5 ईयर्स पुराने उनके बारे में अवधारणा की जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 ईयर्स के बारे में अवधारणा की जाएगी। तो 90A के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि जहाँ कोई दस्तावेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो 5 वर्ष पुराना है उसको साबित किया गया है, वहाँ न्यायालय अवधारणा कर सकेगा कि प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया होगा, तो उसको वो साबित मान सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 6, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में प्रावधान करता है, क्योंकि धारा 91 से लेकर 100 तक में दिया गया है। तो धारा 91 जो है दस्तावेजों के रूप में लेखपत्र, संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य वेनों के निबंधनों का साक्ष्य के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो धारा 91 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिविल मामलों में धारा 91 को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो दस्तावेजों की लिखित के द्वारा साबित किया जाना चाहिए, और धारा 91 को सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी के कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। नेक्स्ट सेक्शन है 92, मौखिक करार के साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आपात स्वरूप कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें मौखिक साक्ष्य जो है अनुज्ञात है, जिससे कि दस्तावेज की वैधता क्या है, जिस दस्तावेज के विषय में तथ्य मौन है उसके संबंध में क्या प्रावधान है, प्रभाव शर्त के संबंध में क्या प्रावधान है, विखंडन या उपांतरण, रूढ़ी या प्रथा के संबंध में, भाषा तथा तथ्यों के संबंध में, लोक पद पर नियुक्ति के संबंध में, बिल या वसीयत के संबंध में तथा अन्य तथ्य जो हैं, पर व्यक्तियों के द्वारा साक्ष्य क्या है, संदिग्धार्थी दस्तावेज क्या है, प्रत्यक्ष त्रुटि डायरेक्ट जो मिस्टेक है उसके संबंध में जो है मौखिक करार जो है ओरल एग्रीमेंट है उनके जो एविडेंस है उसका अपवर्जन के संबंध में प्रावधान दिया गया है धारा 92 में। नेक्स्ट सेक्शन है 98, ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य। धारा 99, दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और धारा जो 100 है, सेक्शन जो 100 है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी जो उपबंधों हैं उनकी व्यावृत्ति के संबंध में प्रावधान करती है। तो ये जो आज के टॉपिक में हमने धारा 40 से लेके 100 तक के सेक्शंस को कवर किया है। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में जो तथ्य प्रोवाइड किए गए हैं वो न्यायिक परीक्षाओं में प्री एवं मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। तो यदि आप लोगों के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और शेयर भी अवश्य कर दें कि जिससे लोग अन्य लोग जो हैं वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नोट्स पाने के लिए जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।